तो अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के यूजेस क्या हैं बेसिकली, ठीक है। एंड इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको यहाँ पे चीज़ें खुद भी रीड करनी पड़ेंगी जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब देखो, नॉर्मली यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है आपको एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड यहाँ पे करीबन आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इन पांचों पॉइंट को आपको एक एक करके रीड करना है। अब देखो यहाँ पे है क्या। सबसे पहले ये बताया हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, कि ऊपर आता है अपना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सेकंड चीज़ ये बताई है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन है, उस पर डिपेंड नहीं करती, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इनिशियली कुछ भी वैल्यू ले लो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, एंड में जहाँ पर रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी यानी कि उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल वैल्यूज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी कि बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट में हमें सिंपली ये बोल दिया है कि जो टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन प्रोसीड करती है। अगर हम टेम्परेचर में कोई चेंज लेके आएंगे तो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ नॉर्मली बोल दिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो केसी है वो इन्वर्स होगा बैकवर्ड रिएक्शन केसी के, ठीक है। तो उस तरीके से 4-5 पॉइंट है जो कि आपको रीड कर लेना है, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि खुद से जब इंसान रीड करता है ना तो उसको थोड़ा सा खुद से भी अच्छे समझ में आता है, यानी कि अगर आप खुद चीज़ क्रैक कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये भी बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूजेस क्या हैं, जैसे कि हमें मालूम पड़ता है कि अपना जो रिएक्टेंट है जो या जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन कितना बाकी है, यानी कि कितने कंसंट्रेशन पे आके वो कांस्टेंट हो चुका है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। साथ ही ये भी मालूम पड़ता है कि रिएक्शन किस हद तक जा सकती है, ठीक है, उसका एक एक्सटेंट मालूम पड़ जाता है। और साथ ही ये भी कि रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी या बैकवर्ड जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। तो इस तरीके से हम रिएक्शन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं तो। हालांकि अगर हमें रिएक्शन का डायरेक्शन निकालना है तो सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से काम नहीं बनेगा, हमें उसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन भी चाहिए होगा, उसको अभी आगे देखेंगे। एंड साथ ही यहाँ पे सिंपली ये बोल दिया गया इसके बाद कि अगर अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है 10⁻³ से बड़ी निकल जाती है तो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बन चुका है एंड रिएक्शन जो है नियरली कंप्लीशन की ओर पहुंच चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए वैल्यूज़ भी दी हुई हैं जहाँ जो कि 10⁻³ से बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अदर रिएक्शंस के लिए दूसरी दूसरी वैल्यू दी गई है। साथ ही ये बोल दिया है कि अगर केसी जो है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है अगर 10⁻³ से कम होती है तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ी ही नहीं, यानी कि बढ़ी तो बहुत कम बढ़ी, ठीक है, एक तरीके से इनकम्प्लीट कह सकते हो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहता है। ऐसा आप मान सकते हो कि 10⁻³ और 10⁻³ क्या है, एक एंडिंग पॉइंट है, जिससे कि हमें पता लगता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए कि रिएक्टेंट ज़्यादा बनाए। सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो वैल्यू भी दी हुई है 4.1 10⁻⁻48। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ी ही नहीं, बहुत हार्डली आगे बढ़ी है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे और भी अदर वैल्यू दी गई हैं और देखो यहाँ बनाया गया एक एरो। ये हो गया तुम्हारा 10⁻³ के लिए, ये हो गया 10⁻³ के लिए। 10⁻³ से ऊपर जाएगा तो मतलब रिएक्शन नियरली कंप्लीट हो चुकी है, 10⁻³ से नीचे जाएगा तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है या फिर शुरू ही हुई है या बिल्कुल भी नहीं हुई है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, जिससे कि आपको अच्छी खासी क्लैरिटी लग जाएगी कि इसमें करना क्या है, इसका यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो उन्हीं 4-5 पॉइंट से आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, थ्योरी है। अब एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो है आपका रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन जो होता है, पहली बात ऐसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरी बात रिएक्शन क्वेश्चन हमें हेल्प करता है ये बताने में कि जो हमारी रिएक्शन है वो आगे जाने वाली है, यानी कि फॉरवर्ड जाने वाली है कि बैकवर्ड जाने वाली है। सिंपल सी बात। और ये सिर्फ रिएक्शन क्वेश्चन से नहीं, हमें उस रिएक्शन के लिए एक तो क्यू यानी कि रिएक्शन क्वेश्चन पता होना चाहिए, और सेकंड चीज़ हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चाहिए। बाकी दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके ही हम निकाल पाएंगे कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। ठीक है। अब रिएक्शन क्वेश्चन एक्चुअल में होता क्या है ये देख लो। जैसे अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, ये होता है आपका वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इस बार ये सारी वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम पे ना होके कहाँ पे होती हैं, किसी भी टाइम टी में हो सकती है, कहीं पर भी, बस इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। या ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम से पहले हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम के बाद हो सकती है। ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, कहने का मतलब क्या है, एक बेसिक सी रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे ए प्लस बी इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी है। अब मान लो इस टू जो है ना, इसका कंसेंट्रेशन पहले 2 था, इसका मान लेते हैं 3 था, और इनिशियली 0 0 होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब ऐसा मानते हैं कि इक्विलिब्रियम रीच कर गया। तो इक्विलिब्रियम जब रीच किया तो यहाँ से मानते हैं कितना बचा होगा, यहाँ मानते हैं कि 1 मोल बच गया होगा, यहाँ मानते हैं 2 मोल बच गया होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ कितना बन गया होगा, देखो सबसे बढ़िया इसका आधा कर लेते हैं ना 2 में से 1, हाँ यहाँ इसका आधा करेंगे, इसका 1.5 करेंगे। ठीक है, यहाँ उतना मानते हैं कि 1 मान लो बन गया होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। और मान लो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम के बाद थोड़ा और आगे बढ़ गई, मतलब कुछ देर तक रही, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ गई। मान लो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब 0.5 रह गई। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो बची है वो कितनी बची होगी, वो मानते हैं 1 बची है। यहाँ पर एंड में यहाँ 2 बच गया होगा, यहाँ बोल दिया मैंने कितना 1.5। कुछ बैलेंस करके नहीं बोल रहा हूँ, बस रैंडम वैल्यूज़ लिखी है बताने के लिए। देखो, अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या डिफाइन करना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो, तो सिंपली मैं क्या बोल दूंगा, के सी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी कंसनट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए कंसनट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए जो वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम पे हैं उन्हीं को तो उठाऊंगा, यानी कि यहाँ पे जो के सी का वैल्यू है वो कितना आ गया, कंसनट्रेशन ऑफ सी कंसनट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ ए कंसनट्रेशन ऑफ बी। यानी कि सॉल्व करने पर वैल्यूज़ 1 × 1 डिवाइड बाई 1 × 1.5। सॉल्व करके कितना आ गया, 10/15, यानी कि 5 या 10 5 2/3, करीबन 0.667 आएगी इसकी वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.667। ठीक है, पर वहीं अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन निकालना चाहूँ, ठीक है, तो करना वही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आ गया नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम ही चीज़ है जो केसी में कर रहे थे। बट ध्यान देना, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पुट करेंगे वो इक्विलिब्रियम वाली नहीं होंगी। बढ़िया, ये तो इनिशियल है और मानते हैं ये रिएक्शन किसी टाइम टी में है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है, सॉरी ये कंसंट्रेशन जो है ये किसी टाइम टी पे है, और ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है तो या तो मैं ये वाली वैल्यूज़ उठा सकता हूँ, पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनिशियल है तो इसको लेके फ़ायदा नहीं है। टी टाइम पे उठा लेते हैं, कितनी है 0.5 1 2 और 1.5। तो यानी कि इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 1.5 डिवाइड बाय कितना कितना बाकी था, 0.5 × 1 था। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30/5, करीबन 6 आ रहा है ना ये,
5 से 5 कट गया, ज़्यादा ही आ रहा है पर फिर भी देख लो। कहने के बाद इतना पॉइंट था कि QC और KC में अंतर क्या है, बस यही अंतर है। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए KC लिखना है तो मैं ये वाली वैल्यूज़ उठाऊंगा, इक्विलिब्रियम वाली, और अगर मुझे टी टाइम पे कोई कंसंट्रेशंस गिवन है तो उसके लिए मैं रिएक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए ये वाली वैल्यूज़ उठाऊंगा, ठीक है। और KC QC दोनों ही अलग आएंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके मालूम पड़ेगा कि हाँ जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ रही है कि पीछे बढ़ रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो फिलहाल अगर देखें तो 0.667 तो KC का वैल्यू है और QC का वैल्यू कितना आ रहा है, करीबन ये 6 आ रहा है, ठीक। तो अगर मैं QC लिखूं तो 6 आया और KC लिखूं तो कितना आया, 0.667 आया, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो KC का वैल्यू बहुत ही कम है QC से, ठीक। अगर KC का वैल्यू बहुत ही कम है QC से, इसका मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर पहुँच के जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है बिल्कुल घट गया, ठीक, और रिएक्टेंट का कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ है। अब सोचो, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या बनता है, सोचो सोचो। QC भी डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर, KC भी डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर, पर अगर KC का वैल्यू QC से छोटा आ रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं QC अगर KC से बड़ा है, तो उसका मीनिंग क्या निकल जाता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे बुक में साफ साफ दिया हुआ है, देखो ये एक फिगर भी बनाया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हो। देखो फिलहाल हम कौन सी कंडीशन पे है कि QC जो है KC से बड़ा है। QC अगर KC से बड़ा आ रहा है, यानी कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ध्यान देना। KC जो था वो 0.667 था, बहुत ही कम है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कम है, ठीक। पर वहीं अगर QC का वैल्यू देखें वो तो 6 था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा है KC से। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन किसी टाइम T पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, सिंपल सी बात। वहीं अगर QC का कंसंट्रेशन कम होता KC से, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्टेंट से और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। और अगर QC और KC बराबर है, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे, तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, ठहर जाएगी कांस्टेंट। अब भी नहीं समझे, ये भी पढ़ सकते हो कि QC लेस देन KC, ठीक है। तो यह सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेना आराम से, जो मतलब था समझा दिया मैंने। एक बार यहाँ पे लिख के और समझा देता हूँ। देखो QC का वैल्यू KC से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब जो है ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत कम है। जब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो मेंटेन करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन कहाँ को जाएगी, बैकवर्ड, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। पर वहीं अगर QC का वैल्यू जो है वो KC से छोटा होगा, इसका मतलब जो है प्रोडक्ट बहुत कम है, रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन कहाँ को जाएगी, फॉरवर्ड, ख़त्म कहानी, इतना ही लॉजिक है। और QC अगर KC के बराबर है फिर तो पॉइंट चक्कर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच कर चुका है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। सबसे बड़ी बात की एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। इतनी बात क्लियर। रिएक्शन क्वेश्चन की हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी, देखो क्योंकि होता क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट हुआ कि नहीं। पर असल में रिएक्शन को असल में अगर हम किसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन चेक करें, किसका, प्रोडक्ट का डिवाइड बाय रिएक्टेंट का, तो वहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसे ही क्या बोल दिया, रिएक्शन क्वेश्चन बोल दिया। तो दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो रिएक्शन है उसकी स्थिति क्या है, वो आगे जाने के लायक है, पीछे जाने के लायक है, बस इतना ही इसका लॉजिक है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ कि आ गई होगी। अगर आ गई है
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि जो के सी का वैल्यू है वो गिवन है इस रिएक्शन के लिए 2A इक्विलिब्रियम विद B प्लस सी, कितना दिया हुआ है हमको 2 इंटू, देखो 2A इक्विलिब्रियम विद B प्लस सी, तो हमें के सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻³ देखो जस्ट बॉर्डर पे है, के सी का वैल्यू 10⁻³ जस्ट बॉर्डर पे है। तो ऐसा कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम बना है, रिएक्टेंट अच्छा खासा बचा हुआ है। ठीक, फिर देखो बोला एट ए गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पे यानी किसी टाइम टी पर जो हमारा कंसंट्रेशन है या कॉम्पोजिशन है एक इसका ए बी और सी का, ए बी और सी का कंसंट्रेशन कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ए बी सी का वो तीनों का हमको सेम दिया हुआ है, यानी कि ए का भी कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁴ है, बी का भी कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁴ है, सी का भी कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁴ है। हमें ये पता लगाना है कि इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, यानी कि किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगी। एक बार इसको करके देख लेते हैं, चलो। देखो रिएक्शन क्या दी हुई है 2A इक्विलिब्रियम विद B प्लस सी। के सी तो निकालना नहीं है मुझे, के सी दिया हुआ है, के सी मैं ऊपर लिख देता हूँ, कितना था के सी 2 इंटू 10⁻⁻3 और पीछे यूनिट कुछ नहीं होती क्योंकि कांस्टेंट है। बढ़िया। अब वही बात, अगर मुझे रिएक्शन का डायरेक्शन पता लगाना है तो वहाँ पे क्यूसी का वैल्यू भी चाहिए, तो क्यूसी निकालना पड़ेगा। और क्यूसी क्या होता है, किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन, किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है इसका ए का 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और उसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन बी का कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और सी का भी कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁴ है। ध्यान देना इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन है वो मुझे नहीं पता, ना हमको निकालने हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये ना निकाल के हमको के सी का वैल्यू दिया हुआ है तो उतना टेंशन नहीं लेना। किसी गिवन टाइम पे हमें कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, गिवन टाइम पे अगर कंसंट्रेशन दिया होता तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन क्वेश्चन निकलता है, तो बस निकाल दो। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी, जो कि क्या है अपने प्रोडक्ट, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि अपना ए, और क्योंकि ए के आगे 2 लिखा तो यहाँ स्क्वायर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुए होगे। देखो ना कैसे होता है, कहा कि रिएक्शन यही है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और पावर में क्या आता है उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ 1 1 थे तो नहीं लिखे, 2 था तो लिखना पड़ेगा। बी का कंसंट्रेशन कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, सी का कंसंट्रेशन कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, अपॉन ई का कंसंट्रेशन कितना भाई 3 इंटू 10⁻⁻4 है, उसका स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात है, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा कट जाएगा, आंसर कितना मिलेगा 1। तो बेसिकली हमको के सी कितना दिया था 2 इंटू 10⁻⁻3, अगर इसको ढंग से लिखूँ तो कितना होगा 2/1000, यानी कि 0.002, और क्यू सी कितना है 1। तो देख लो भाई, तुम बताओ के सी का वैल्यू बहुत बहुत कम है क्यू सी से। तो आप ज़रा मुझे कमेंट करके बता दो कि रिएक्शन कहाँ को जाएगी, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी कि ये है क्या।